ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। भारत में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है केंद्रीय चुनाव आयोग की, और आचार संहिता का पालन कराने के लिए जो केंद्रीय चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, 4 चरण का चुनाव लगभग पूरे होने की स्थिति हो गई है और 3 चरण का चुनाव बचा है, लेकिन अभी तक आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में चुनाव आयोग पूरी तरह असमर्थ रहा है। दूसरा, चुनाव आयोग ने जो डाटा इस बार दिया है, तो पहले चरण के मतदान का डाटा करीब 11 दिन बाद अपलोड किया है और वो डाटा भी आधा अधूरा है। केवल परसेंटेज में जानकारी दी है कि इस चरण में इतने परसेंट चुनाव हुआ है, लेकिन लोकसभा क्षेत्रवार जो कुल मतदाता होते हैं उसमें से कितने लोगों ने मतदान किया और किस संसदीय क्षेत्र के हिसाब से वो पूरी जानकारी होती है। तो ये जब 11 दिन बाद और 3 दिन बाद जब डाटा पहले और दूसरे चरण का डाला, तो उसमें करीब 5 से 6% मतदान में अंतर आया। इसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगना फिर शुरू हो गए। ये व्यवस्था है कि जब पीठासीन अधिकारी जो हर बूथ में होता है, तो वो अपने यहाँ उसके यहाँ कितने मतदाता हैं, कितने ने मतदान किया और कितना परसेंट मतदान हुआ, इसकी जानकारी फॉर्म 17C में वो देता है। और ये उसकी जिम्मेदारी होती कि जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं या उम्मीदवारों के जो वहाँ पर अभिकर्ता बैठे होते हैं बूथ में, उनको सबको वो लिख के देता है। तो इसके पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मतदान घोषित हो जाता था और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मतदाता हैं, कितने ने मतदान किया, ये सब आ जाता था। लेकिन इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये डाटा प्रस्तुत ना करके और केवल परसेंटेज में ये डाटा डाल दिया है। दोनों बातों को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर लगातार पूरे देश भर में दबाव बन रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग सरकार के इशारे में सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शायद काम कर रहा है। दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं महमूद प्राचा साहब, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसकी सुनवाई 16 मई को अर्थात कल होनी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं, तो सीसीटीवी फुटेज को ये लोग बंद कर देते हैं जहाँ स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं, और उसका फुटेज कभी ये उपलब्ध नहीं कराते, इसका कोई नियम नहीं है। तो सीसीटीवी लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। दूसरा, ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ अंदर होती है, मशीनें जमा करने के समय होती है। तो जब सीसीटीवी फुटेज में 45 मिनट 1 घंटे तक जब उसको बंद कर दिया जाता है, तो कैसे उसके ऊपर विश्वास किया जाए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा रहे हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और 16 मई को इसकी सुनवाई होनी है। तो एक तो चुनाव आयोग को 16 मई को ये सारी याचिका की जानकारी हलफनामे में देने के लिए हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा प्रशांत भूषण और दूसरे और भी करीब 4000 लोगों की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है। उसमें उसको रिव्यू पिटीशन भी कहा गया है। उसमें कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं कि जो चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था, उस फैसले में जो त्रुटियां हैं उनको इंगित करते हुए एक तो उसमें सुधार की मांग की गई है। दूसरा, जो फॉर्म नंबर 17 की जानकारी या जो चुनाव आयोग समय पर वेबसाइट पे जो एक दिन पहले आ जाते थे 24 घंटे बाद, हर हालत में हर संसदीय क्षेत्र का या हर विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है, ये चुनाव आयोग अपने पोर्टल पे डाल देता था। इस बार ना तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से मिल रहा है और ना जो एडीआर जैसी संस्थाएं हैं जो लगातार चुनाव में काम करती हैं, ना उनसे मिल रहा है, ना उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई कर रहा है।
इवन पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों के बारे में भी कोई मतलब कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है, जो चुनाव आयोग के पोर्टल पर की गई थी। तो कुल मिला के चुनाव आयोग जैसे लगता है सोया हुआ है और वो जो करना चाहता है वही कर रहा है। तो इसको लेकर, चुनाव की निष्पक्षता को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल लग गया है। तो इसमें प्रशांत भूषण सिंह और कई अन्य अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई के यहाँ इसकी वो लगाई है और जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस याचिका की भी सुनवाई 17 मई को होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है कि स्टार प्रचारकों द्वारा लगातार इस तरीके के भाषण दिए गए जो चुनाव आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ना तो उन्हें नोटिस जारी किए और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की। चौथे चरण का चुनाव मतलब हो गया है और 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो ये कार्रवाई कब करेगा, क्योंकि ये तो अभी तक तुरंत होती आई है कि जैसी शिकायत जाती थी और 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों को या जो लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे होते थे उनको तुरंत नोटिस जारी कर देता था और कार्रवाई कर देता था। इस बार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हुई भी है तो वो विपक्षी दलों के ऊपर हुई है, वो भी शुरुआत में। लेकिन जब बाद में और भी शिकायतें गई जिसमें सत्ता पक्ष के स्टार प्रचारक भी आए और उनके खिलाफ शिकायतें थी, उसके बाद से चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। तो 16 मई और 17 मई चुनाव आयोग के लिए भारी पड़ सकते हैं। जो महमूद प्राचा दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका लेके गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो वीडियोग्राफी कराई जाती है चुनाव प्रचार के दौरान, वो वीडियोग्राफी कैसे सुरक्षित रखी जाती है और उनका चुनाव आयोग क्या करता है। और जब यदि उसमें ये प्रमाणित पाया जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार ने, प्रत्याशी ने या किसी पार्टी के स्टार प्रचारक ने आचार संहिता के उल्लंघन का काम किया है, तो वो उसी से तो प्रमाणित होगा जिसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाती है। तो इसके लिए महमूद प्राचा ने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है, उसी के आधार पर हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी करके और हलफनामा में जानकारी मांगी है कि जो सीसीटीवी फुटेज है स्ट्रांग रूम का, उसका आप कितने दिन तक रखते हो, क्या करते हो और उसकी पूरी जानकारी किस रूप में रखी जाती है, इसकी जानकारी हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी है। साथ में जब चुनाव प्रचार के दौरान जो प्रत्याशी बोलते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चुनाव आयोग कराता है। तो उसको सुरक्षित रखने का क्या प्रोविज़न है, ये अभी पहली बार ये वाली बात सामने आई है। तो इसमें इनको बताना पड़ेगा कि यदि किसी रिट पिटीशन होती, कोई भी बात होती है, तो वो वीडियोग्राफी से ही प्रमाणित होगी जो चुनाव आयोग खुद कराता है। तो इस बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के लिए मुसीबत तो बढ़ गई है। और यदि ये सीजेआई के यहाँ 17 मई को सुनवाई होती है और उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि जब 17C की जानकारी, जैसे ही मतदान खत्म होता है तो पीठासीन अधिकारी अपनी पूरी रिपोर्ट जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं उनको जानकारी लिख के एक निर्धारित फॉर्मेट में देता है। पहले के चुनाव में भी ये सारी जानकारी 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग के पोर्टल पर आ जाती थी। तो अब सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो जो फॉर्म 17 है जिसमें ये बूथ वाइज जानकारी होती है, उसको भी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, ताकि ये जो परसेंटेज बढ़ा है कि एकाएक 6% वोट बढ़ गया, तो उसको लेकर वो सारी जानकारी बूथ वाइज होगी, तो चुनाव सही तरीके से मतगणना भी हो पाएगी और लोग उससे सेटिस्फाई भी हो पाएंगे। पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव में अंतिम 1 घंटे में करीब 4 से 5% मतदान कुछ विधानसभा क्षेत्रों में हो गया था। उसको लेकर भी उस समय आपत्ति दर्ज कराई थी कि मशीन की कैपेसिटी नहीं होती और इतना मतदान कैसे बढ़ सकता है। तो ये सब बातें इस बार चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है कि वो किसी बात का जवाब नहीं देता है, किसी से मिलता नहीं है, और जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। शिकायतें होती हैं उनको अपने पास रख लेता है
और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इस बार सारे सजगता मतदाताओं में भी बहुत है और जो सामाजिक संगठन है उनमें भी ये सजगता बनी हुई है और लोग बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, ये कोई रिट याचिकाएं नहीं है, चुनाव को लेकर याचिकाएं नहीं है। ये चुनाव निष्पक्ष हो और मतदाताओं को प्रॉपर सही मतदान करने का अवसर मिले। चुनाव कार्य के लिए जो आदर्श आचार संहिता है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है, उनका यदि वो पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है तो ये भी एक तरह का अपराध है। तो अभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले जा रहे हैं तो वो इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई जो काम होता रहा है और जो निष्पक्षता से पहले काम हो रहे थे तो उनमें ये बदलाव क्यों किया जा रहा है और जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। मतदाताओं को जानकारी तो मिलनी चाहिए ना कि भाई हमारे लोकसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं। ये भी यदि चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी बात पर फिर विश्वास कौन करेगा। बहरहाल अब जो रिव्यू पिटीशन गई है तो इसमें हो सकता है कि 17 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनेगी वो 2 से 3 सदस्यों की हो सकती है। खुद सीजेआई भी उसमें बैठ सकते हैं और उस मीटिंग में जो सुनवाई होगी 17 मई को तो उसमें खास तौर से आदर्श आचार संहिता, स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी, वीडियो फुटेज, मतलब जो साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य रखने की व्यवस्था क्या है चुनाव आयोग के पास। इसमें चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है और इसको लेकर चुनाव आयोग की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। सीजेआई पहले भी कह चुके थे कि चुनाव आयोग को ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आदर्श आचार संहिता के मामले में उनके खिलाफ शिकायतें हुई हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें एक भी नोटिस जारी नहीं किया है और न चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कोई निर्देश जारी हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए जो प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार मिले हुए हैं वो भी लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को पूरी निर्भयता के साथ जो नोटिस जारी करने चाहिए थे सभी को, कोई भी हो, तो इस समय कोई विशेषाधिकार नहीं होता। जो भी विशेषाधिकार हैं वो सब चुनाव आयोग के पास हैं और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से डर रहा है। यह आरोप अब विपक्षी दल लगा रहे हैं, उन्होंने नियम बदल दिए। तो प्रधानमंत्री यदि कोई गलती करेंगे तो वो इस समय एक उम्मीदवार हैं, एक राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक हैं और एक राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार के काम में लगे हैं। उसमें यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, अपराध होता है, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे और ये प्रधानमंत्री को नहीं जा रहा, वो तो स्टार प्रचारक जो है पार्टी ने जो घोषित किया है आप उनको दे रहे हैं। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि हर जगह उनको प्रधानमंत्री के रूप में मानते हुए जो विशेष प्रिविलेज मिले हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनसे कोई ना तो पूछताछ की जा रही, ना उन पर कोई रोका टोकी है और वो चुनाव को अपने तरीके से पूरा लड़ रहे हैं। तो इसको लेकर पूरे देश भर में एक अलग तरीके का माहौल बनना शुरू हो गया है और लोग इसको 1975 में जैसे आपातकाल लगा था, तो आपातकाल में जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं काम कर रही थी उसी तरीके के आरोप वर्तमान में अब लगने शुरू हो गए हैं कि अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ या भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं जो भी शासक दल के, उनके खिलाफ कोई बात सुनना ही नहीं चाहता और उसके चक्कर में चुनाव निष्पक्ष हों, मतदाता अपना मतदान का उपयोग कर पाए और सही तरीके से चुनाव के परिणाम आए, इसको लेके लोगों के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई है। अब इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करती हैं तो ये देखने की बात है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है ये है कि चुनाव आयोग के जो नियम हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए हुए हैं उसमें ईवीएम मशीन से मतदान तो हो सकता है, लेकिन जो मत पर्ची निकल रही है और उस समय जो निर्णय आया था कि यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो मतदाता पर्ची गिनना अनिवार्य होगी।
तो मतदाता पर्ची से ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी केवल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें 5% ही गिनने की बात कही गई है। तो इसमें एक जो विरोधाभास है, शायद संभवतः 17 तारीख को उस पर बहस होगी, और यदि कहीं कोई विवाद की स्थिति आती है तो मतदाता पर्ची गिनी जानी चाहिए, और उसका खर्च यदि आपको उम्मीदवार 2 नंबर 3 नंबर वाले से आपको वसूल करना है तो आप वसूल भी कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई अलग से वित्तीय भार ना पड़े। लेकिन चुनाव को लेकर लोगों के मन में ये रहना चाहिए कि हमने जिसे वोट दिया है, चुनाव परिणाम सही घोषित हुए हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मतदाताओं के पक्ष में आती है या नहीं, या चुनाव आयोग को लेकर जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इसके पहले सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और कोई उसका बहुत ज़्यादा हल नहीं निकला, केवल इस बात के अलावा कि 5% गिनती हो जाएंगी, ईवीएम की जांच हो सकती, खर्च आपको देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं और एक हवा चल रही है, वो हवा अब चुनाव आयोग के खिलाफ भी चलना शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के और प्रत्याशियों के तो ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन यदि चुनाव आयोग के ऊपर मतदाताओं को, राजनीतिक दलों को या लोगों को विश्वास नहीं रहेगा तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे खराब स्थिति होगी। तो 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला आ सकता है कि जो चुनाव को, और ख़ास तौर से मतगणना के टाइम और जो चुनाव रिजल्ट घोषित करना है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा निर्णय दे सकता है, इस बात की आशा की जा रही है। नमस्कार।